अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 2 का छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था। सेम इसी तरह आज ये इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज में तो नहीं मौजूद, लेकिन बुक के अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसे हम लाजमी तौर पर कवर करेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो इन इलास्टिक कोलेजन क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलेजन में फ़र्क मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से नहीं समझा तो पहले आप उसे समझें, फिर आपको आज वाला लेक्चर मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन इलास्टिक कोलेजन क्या होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था कोलेजन यानी जिसे कहते हैं टकराना। दो बॉडीज जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट होती हैं, तो ये कोलेजन की दो टाइप्स होती हैं। या तो कोलेजन इलास्टिक हो सकती है या तो कोलेजन इन इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक कोलेजन के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है टकराने से पहले और टकराने के बाद, ठीक है। जबकि इन इलास्टिक कोलेजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी कोलिजन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड लॉस्ट हो जाती होती है। तो इसीलिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती होती है। तो यही इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है। द कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। टोटल मोमेंटम जो होता है वो तो हर किस्म की कोलिजन में कंजर्व ही रहता है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये वही वाली जो पिछले लेक्चर में लिखी थी, सेम यहाँ पर लिखी है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाला यहाँ पे केस लिखा है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें और उनकी कोलिजन की वजह से, उनके आपस में टकराने की वजह से वो एक क्रैश कर दें एक दूसरे को, या वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और अब एज अ सिंगल यूनिट, एज अ वन यूनिट वो मूव करने लग पड़े सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद आगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन की यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाद में ये सारा कुछ रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये पहला केस है बिफोर कोलिजन, और जो दूसरी डायग्राम है, दूसरा केस है, ये आफ्टर कोलिजन के लिए बना हुआ है। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं आपके पास दो बॉडीज़ हैं। फर्स्ट बॉडीज़ का मैस m1 और सेकंड बॉडी का मैस m2 है। और जो फर्स्ट बॉडी है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और सेकंड बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो v1 और v2 ये इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। इनिशियल की वजह से हमने इनके साथ आई लगाया, v1i और v2i। और इनिशियल क्यों है? क्योंकि अभी हम बिफोर कोलिजन का वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनिशियल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो v1i का मतलब फर्स्ट मैस की इनिशियल वेलोसिटी और v2i का मतलब सेकंड मैस की इनिशियल वेलोसिटी। अब जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी और स्टिक हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी या एक दूसरे को क्रैश कर देंगी, सेम जिस तरह कार्स ने एक दूसरे को क्रैश किया, तो इसी तरीके से ये दोनों अब आप देख सकते हैं, ये m1 मैस, ये m2 इसके अंदर है, ठीक है। ये m1 मैस बाहर वाला है और m2 इसके अंदर वाला मैस, तो ये दोनों आपस में मिलके ये एक एज अ सिंगल यूनिट अब आगे की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो होगी vf फाइनल वेलोसिटी। अब इसके साथ हम 1 या 2 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की अब वेलोसिटी सेम है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही वेलोसिटी के साथ अब आगे की तरफ जा रहे हैं। जबकि इनका मैस जो है वो भी सेम है, m1 प्लस m2। तो m1 और m2 जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, आपस में स्टिक हो गए हैं, तो अब इन दोनों का जो टोटल, इस बॉडी का जो टोटल मैस होगा वो इन दोनों के मैसेज को प्लस करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आफ्टर कोलिजन वाला केस आ गया। तो ये सारी बातें यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1i एंड v2i, जो कि इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन, अलोंग द सेम लाइन सच दैट v1i इज ग्रेटर दैन v2i। और यहाँ पर वो ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो m1 मैस है वो ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है m2 की तरफ, ठीक है। m2 की वेलोसिटी कम है इनिशियली और m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है। इन सच अ केस मैस m1 इज रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल एंड m2 एज टारगेट। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करवाते हैं, लॉन्च करवाते हैं, तो m1 बेसिकली लॉन्चिंग स्पीड के साथ इसके तरफ आ रहा है और इसके साथ जिस तरह वो टकराएगा, इसको हिट करेगा, तो ये m2 बेसिकली इस m1 का टारगेट है। तो आफ्टर टाइम टी बोथ मैसेज मेक इन इलास्टिक कोलिजन एंड स्टिक टुगेदर। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ये दोनों एक दूसरे का स्टिक यानी जुड़ जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे और फिर ये एज अ सिंगल यूनिट मूव करने लग पड़ेंगे। लेट देयर कंबाइंड मैसेज m1 m2। अब इन दोनों का जो कंबाइन होकर मैस बनेगा वो होगा m1 प्लस m2 विच मूव्स विद फाइनल वेलोसिटी v1 vf आफ्टर
कोलिजन, जो कि फिर वी एफ वेलोसिटी से मूव करने लग पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर इनिशियली जो मैस M1 है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 2 kg है और M2 जो है इसकी हमारे पास जो मैस की वैल्यू है वो है 4 kg, तो जब ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे तो ये वाली जो बॉडी होगी आफ्टर कोलिजन वाली, इसका मैस कितना बनेगा 2 और 4 को प्लस करके, यानी 6 kg हो जाएगा। तो ये M1 प्लस M2 का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे इसकी डेरिवेशन है इन इलास्टिक कोलिजन की, तो ये यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको आपने अच्छे समझना है। तो सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स या मैसेज इज कंजर्व्ड। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो लेक्चर है, ये भी लेक्चर आप अच्छे से समझें तो आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगा, वहाँ पे हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ ड्राइव किया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लिखा हुआ है, M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। तो ये वाली जो इक्वेशन की टर्म है ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए होती है, और ये होती है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। डैश का मतलब फाइनल वेलोसिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है डिटेल के साथ, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब जो हमारा केस है वो ये है कि बॉडी हमारी मैस 1 है और जो दूसरी बॉडी है वो मैस M2 है, और ये दोनों वेलोसिटीज़ v1i और v2i इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ बिफोर कोलिजन मूव कर रही हैं, ठीक है। अब इस केस में हमने बिफोर कोलिजन के लिए यहाँ पर कोई इक्वेशन बनानी है, हमें इन दोनों बॉडीज़ का मैस चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो ये वाली जो बॉडी है इसका मोमेंटम हम कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है p इज इक्वल mv, ठीक है। ये मोमेंटम का फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और दोनों बॉडीज़ के लिए मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो इस बॉडी का मोमेंटम क्या आएगा? सिंपल, हम मैस की जगह m1 पुट कर देंगे और इसकी ये वेलोसिटी v1i से जा रहा है तो इसके लिए v1i पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास p1 यानी m1 मैस का मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने दूसरी बॉडी का मैस फाइंड करना है, मोमेंटम सॉरी, तो उसके लिए हम मैस की जगह m2 पुट कर देंगे और v की जगह इसकी वेलोसिटी v2i पुट कर देंगे, तो ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए टोटल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम के लिए दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है m1v1i ये वाला प्लस m2v2i, तो दोनों बॉडीज़ का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाले केस का हमने यानी इनिशियल वाला प्लस करके लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर आप फाइनल केस वाला भी लिख सकते हैं। फाइनल केस में चूँकि हमारे जो मैसेज हैं वो अलग-अलग नहीं है, यहाँ पर दोनों मैसेज आपस में स्टिक हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इनका टोटल मैस जो है वो m1 प्लस m2 आ गया। तो इसलिए अब हम जो मोमेंटम का फार्मूला यूज़ करेंगे p इज इक्वल mv, यहाँ हम m की जगह पे इनका टोटल मैस m1 प्लस m2 पुट कर देंगे, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? vf वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने vf लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये टोटल मोमेंटम वाला हमारे पास फार्मूला आ गया, pf आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो गया। अब आपने इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, ब्रैकेट यहाँ vf के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं हमने इस सारी वैल्यू के साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब ये वाली टर्म इसको भी आप इससे अलग डिवाइड कर दें और ये वाली टर्म इसको भी इस वैल्यू से अलग दोनों को डिवाइड कर दें। यहाँ पर v1i आ जाएगा और v2i यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, जो कि बेसिकली फाइनल वेलोसिटीज़ की इक्वेशन है, जो कि आपको ये बता रही है कि इस वेलोसिटी के साथ, ये कॉमन वेलोसिटी के साथ, ये दोनों मैसेज आपस में स्टिक होने के बाद, कोलिजन के बाद आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, विच इज़ कॉमन वेलोसिटी ऑफ बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन। तो टकराने के बाद जो उनकी कॉमन वेलोसिटी होगी वो ये vf होगी। तो इस तरह यहाँ तक आपकी ये vf की डेरिवेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद आगे एक स्पेशल केस है, बल्कि एंड पे एक और स्पेशल केस आएगा। तो दो केसेस आज हमने ये इन इलास्टिक कोलिजन के डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट केस क्या है कि जब मैस m2 रेस्ट में होगा, ठीक है, यानी जो बड़ा मैस था वो रेस्ट की हालत में होगा और m1 मैस की कोई ना कोई वैल्यू है और ये किसी वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है, और ये जो v2i है ये भी यहाँ पर 0 हमने पुट करनी है, यानी m2 अगर रेस्ट में है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी 0 ही होगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी? आपने सिंपल यहाँ v2i की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आ गया। तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी m1 v1i और नीचे m1 प्लस m2, ये vf का फार्मूला आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको हम कहते हैं ये मैस रेशो है, ठीक है। ये मैस रेशो होती है, ये बेसिकली हमें बताती है कि एक मैस को हम दूसरे मैस के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मैस ग्रेटर है, या हम मैसेज का आपस में सिंपली कंपैरिजन करने के लिए मैस रेशो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम यहाँ से एक नई चीज़ सीखेंगे, वो ये कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में रिडक्शन आई, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। वो क्यों हुई? उसकी वजह यहाँ पर ये लिखी हुई है कि अगर आप देखें, अगर हम मैस 1 की जगह m2 kg पुट करें और मैस 2 की जगह 3 kg पुट करें, ठीक है। m1 छोटा मैस है और m2 बड़ा मैस है, इसलिए वैल्यूज़ पुट कर दी अपने से लेट करके। v1i ये हम लेट करते हैं कि पहले मैस की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आपने ये सारा कुछ इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपका आंसर देखें क्या आएगा? m1 की जगह 2 पुट कर देंगे, नीचे m1 प्लस m2 दोनों को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, और v1i की जगह हमने 10 पुट कर दिया। तो
इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे 2 × 10 20, 20 और 5 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो वी एफ का आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने वेलोसिटी कितनी लेट की थी 10 मीटर पर सेकंड, जबकि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आई 4 मीटर पर सेकंड। तो 10 से वैल्यू कम होकर 4 बन गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी कि जब हम दो मैसेज को आपस में स्टिक कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो उनका मैस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब किसी चीज़ का मैस ज़्यादा हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इट मीन दैट वेलोसिटी ऑफ मैस m1 इज़ रिड्यूस्ड बाय मैस रेशो ऑफ m1। ठीक है, तो ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किस फैक्टर से? ये मैस रेशो के फैक्टर की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों मैसेज को आपस में स्टिक कर दिया था, इनको इन इलास्टिक कोलिजन के लिए उन्हें आपस में जोड़ दिया था। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये पेन है और ये बुक है, ये कॉपी है, इन दोनों का मैसेज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो पेन है इसका मैस कम है जबकि इसका मैस ज़्यादा है। दोनों में से किसको खींचना ज़्यादा आसान है? ज़ाहिर सी बात है पेन को खींचना ज़्यादा आसान है, ये रजिस्टर को खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो इसीलिए जो वेलोसिटी होती है वो जिसका मैस ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगली हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब आपने उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन फाइंड करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल वैल्यू है, तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी के साथ आई लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये फाइनल वैल्यू, तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी के साथ एफ लगा देंगे। ठीक है, अब आपने दोनों के फार्मूले यहाँ पर बनाने हैं, वो किस तरह आप देख सकते हैं। बिफोर कोलिजन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाएंगे, m1 मैस v1i वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 मैस v2i वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। ठीक है, इनिशियली। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फार्मूला हमें जुबानी आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पर यही वैल्यूज पुट करनी है। टोटल आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो बॉडी है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? सिर्फ हम m की जगह m1 लगा देंगे, और इसकी वेलोसिटी v1 आई है तो इसकी जगह हम v1i पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट की m1 v1i का स्क्वायर ही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ m2 पुट कर देंगे और वेलोसिटी की जगह v2i पुट कर देंगे। तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बिफोर कोलिजन या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप आफ्टर कोलिजन भी फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी फार्मूले से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² वाले फार्मूले से ही। ठीक है, वो किस तरह फाइंड होगी? आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ एफ लगा दिया, और चूंकि अब इनका जो मैस है वो स्टिक होने के बाद वो टोटल मैस क्या है? m1 + m2। तो यहाँ आपने m की जगह क्या पुट कर देना है? m1 + m2 पुट कर देना है, ये हाफ ऐसे ही आ जाएगा। और v की जगह हम क्या पुट करेंगे? जो ये जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही है कोलिजन के बाद, तो वो है vf, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं हाफ m1 + m2 ऊपर ये vf² साथ आ गया। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस के लिए आ गई, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस के लिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के लिए हमने फाइंड कर ली। अब आपने ये यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल करनी है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे कि वो क्या आएगी, जो कि लॉस्ट होगी। ज़ाहिर सी बात है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती होती है आपस में कोलिजन के बाद। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जो एनर्जी लॉस्ट है, जब हम उसे ओरिजिनल एनर्जी से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो बेसिकली हमें बताती है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है कोलिजन के दौरान। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। एनर्जी लॉस्ट, जब हमने एनर्जी में लॉस्ट फाइंड करना होता है, हम इनिशियल में से फाइनल वैल्यू को माइनस करते हैं, और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी? कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली जिससे वो ओरिजिनली मूव कर रहा था बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ये फ्रैक्शन यूज़ करनी है। अब इसमें आप सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें, के ई आई की और के ई एफ की वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट कर दें, यही वाली जो ऊपर लिखी थी दोनों। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल आ गई, ये भी नीचे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ आ गई, दरमियान में क्या आ गया? माइनस। अब आपने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने वी एफ का फार्मूला बनाया था, वी एफ इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, और यहाँ पर हमने v1i पुट किया था। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन 2 बनाई थी पिछले पेज के ऊपर। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। ये सारी ब्रैकेट ऐसी आ गई, नीचे वाली सारी ब्रैकेट भी ऐसी आ गई, यहाँ -1/2 आ गया, m1 + m2 भी ऐसी आ गया। ये जो vf है इसकी जगह पे आपने ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, m1 + m1 + m2 और ये v1i, और चूँकि ऊपर स्केयर है तो दोनों ब्रैकेट्स का हम दोनों चीज़ों का स्केयर ले लेंगे। तो इस तरह आप पिछले पेज के ऊपर फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब इसके बाद लास्ट पर आपकी बुक में एक और स्पेशल केस लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली दोबारा वही बता रहा है कि मैस 2 जो है अब वो रेस्ट की हालत में, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v2i वो 0 है। अब आपने प्रीवियस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी वाला केस यूज़ करेंगे, जो आपने पिछले पेज के ऊपर इक्वेशन बनाई वो यहाँ पर दोबारा हमने लिखी है। ठीक है, जो बड़ी सारी इक्वेशन लास्ट पे बनी थी वो यहाँ पर दोबारा आ गई। अब आपने सिंपल इसमें v2i की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी v2i था 0 पुट कर दिया, यहाँ पे v2i था 0 पुट कर दिया।
अब आपने इसको मज़ीद सोल्व कर लेना है। ये जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ m1 v1 आई स्केयर। यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी। ये चूँकि स्केयर है पूरी होल ब्रैकेट का, तो आपने ऊपर वाली रकम का अलहदा स्केयर ले लिया, नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर ले लिया, और ये v1 आई स्केयर ऐसे आ गया, नीचे वाली रकम भी ऐसी आ गई, जीरो हमारा ख़त्म हो गया था। ये डेरिवेशन जो है ये बुक में नहीं उन्होंने सोल्व की, लेकिन हमने यहाँ पर सोल्व किया ताकि आपको समझ आए कि एंड पे जो फार्मूला है वो बना कैसे है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जहन में रख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। ये m1 + m2, ये m1 + m2 का यहाँ पे स्केयर है, तो ये वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट रह जाएगी m1 + m2, और ऊपर m1 स्केयर ऐसी आ जाएगा, v1 स्केयर ऐसी आ जाएगा 1/2, बाकी सारी जो वैल्यूज़ है वो ऐसी ही नीचे आ गई। अब आपने इसको मजीद सोल्व करना है। मजीद सोल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ से हाफ m1 v1 आई का स्केयर यहाँ पर भी मौजूद है, और यहाँ पर भी हाफ m1 v1 आई का स्केयर मौजूद है। तो यहाँ ऊपर वाली जो टर्म है, यहाँ से आप हाफ m1 v1 आई स्केयर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो इस सारे की जगह पे यहाँ पे 1 रह जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा बाहर कॉमन आ गया। ये 1/2 जो है ये भी बाहर आ गया, यहाँ से m1 स्केयर भी बाहर आ गया, v1 आई स्केयर भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, एक m1 रह जाएगा, और नीचे जो ब्रैकेट है ये रह जाएगी। तो सिंपल हमने यहाँ से ये फैक्टर कॉमन ले लिया ऊपर वाली सारी टर्म में से, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब ये m1 v1 आई स्केयर नीचे इस तरह ही आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास सिर्फ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। अब आप इसका मजीद एलसीएम ले, नीचे सोल्व करें। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लें नीचे। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, m1 + m2। अब आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपने m1 + m2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और 1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ m1 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अब ये m1 माइनस का और प्लस का काट गया, तो बाकी ऊपर m2 रह गया और नीचे m1 + m2 रह गया। तो ये है बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वो फ्रैक्शन जो कि लॉस्ट हुई ड्यू टू फ्रिक्शन और इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादातर आज मैथ की बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन ही की है, तो डेरिवेशन ज़्यादा हुई है आज के लेक्चर में, तो इसीलिए इसको मैंने ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो पहले उनको अच्छे से समझें, फिर आपको आज वाला लेक्चर मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम वगैरह, तो उन सारे जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।